अस्सलामुअलैकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूं। नाज़मीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ख्याल रखना ज़रूरी भी है। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रख सकता है। कहते हैं ना कि इंसान जब तक अपने आप पर काम नहीं करता तब तक जो है वो कोई आपको ना तवज्जो देता है, ना कोई आपका ख्याल रखता है, ना कोई आपको ध्यान देता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को मेंटेन करना, अपना ख्याल खुद रखना। नाज़रीन, आज हम नॉर्मली जनरली बात करेंगे, तमाम बीमारियों को लेके हम साथ चलेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे एस्थमा पे भी, सांस फूलने की बीमारी पे भी। तो जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं 11 बजे तक। तो नाज़रीन, सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज हम नॉर्मली जनरली सारी बीमारियों को लेके चलेंगे, जो जो जिसके कंसर्न्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम जो कल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सांस के हवाले से, उसको भी साथ ही साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, आजकल बहुत देखा गया है कि टीन एजर्स में सांस फूलने का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी क्या वजह बनती है? अच्छा, देखें, बिल्कुल सांस फूलने के हवाले से हर एज ग्रुप से जो है अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉल्स भी आती हैं, पेशेंट्स भी आते हैं। लोगों के कंसर्न्स भी ये हैं कि थोड़ा बहुत चलना शुरू किया और सांस फूलना शुरू हो गया। इवन जैसे आपने कहा कि टीनेजर्स के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। इसकी अहम वजह जो है, अगर बज़ाहिर देखा जाए तो कोई चेस्ट का इशू नहीं है, कोई लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, कोई फेफड़ों में कोई ख़राबी नहीं है। सिर्फ जो इशू है वो है स्टेमिना का। क्योंकि हमने, जैसे हम बात करते रहते हैं कि जी हम गैजेट्स में अपने आप को बिज़ी कर लिया है, फ़िज़िकल एक्टिविटी से हम दूर होते चले जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ऐसी सूरत में आपका जो स्टेमिना है वो अकॉर्डिंगली कम होता चला जा रहा है। यानी अगर इसको आप अपने ही टीनेजर्स से कंपेयर करें तो एक वक्त था कि हम घंटों 2-2 4-4 घंटे हम बाहर खेलते भी थे, और ऐसा कोई सांस फूलने का प्रॉब्लम या जिस्म में दर्द होना, इवन टीनेजर्स में आपने देखा होगा कि जी थकावट का एहसास हो रहा है, जिस्म में दर्द की कंप्लेन कर रहे हैं, ये एजेस में तो कभी भी इस तरह का सुनने में नहीं आता था। और इसकी जो मेन वजह है, इसमें एक तो जैसे हमने कहा लैक ऑफ एक्सरसाइज है, यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। दूसरा डाइट। अच्छा, डाइट का बहरहाल जब हम जंक फूड्स की बात करते हैं, हम फास्ट फूड्स की बात करते हैं, तो हमें ये फास्ट फूड्स अगर हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं जो कि कैलोरी रिच हैं, तो हमें उन कैलोरीज़ को यूटिलाइज़ भी करना है, उन्हें कंज्यूम करना है। और कंज्यूम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, जो कि मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम यही देख रहे हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इस हद तक महदूद हो गई हैं, इवन मिडिल एज, टीन एज और यंग एज के अंदर, कि आप थोड़ा सा बाज़ार जाना हो तो आप उसके लिए भी गाड़ी निकालते हैं, या आप जो भी आपकी कन्वेंस अवेलेबल है आप उसको यूज़ करके आप, यानी आप अवॉइड करते हैं कि जी आप थोड़ा सा वॉक कर लें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जब हम कहते हैं जी हमें सांस फूलने में दिक्कत हो रही है, अलावा कि इसके बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जो कि बीमारी है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर सांस फूल रही है तो उसकी मेन वजूहात में यही तमाम चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे आबा अजदाद थे, वो मेडिसिन पे कम और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे चलना फिरना, वॉक के थ्रू और अपनी ग़िज़ाओं के थ्रू अपने आप को मेंटेन रखते थे, अपने आप को सेहतमंद रखते थे। लेकिन अब हम प्रेफर करते हैं कि हम, अगर हमें विटामिन डी की कमी है तो हम प्रेफर करते हैं कि कोई मेडिसिन ले ली जाए। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखें, इसी तरह है कि वेट रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, हमने चलना फिरना नहीं है, हमने भागना दौड़ना नहीं, हमने खाना भी वैसे ही रखना है, लेकिन हमारा वेट कम हो जाए, कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जाए। इसी तरीके से हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमें थकावट भी महसूस ना हो, हम जब सुबह उठें तो फ्रेश उठें, एंड जो आपकी स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो सारी डिस्टर्ब होकर रह गई हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, हम अपने वक्त को देखें तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मैक्सिमम आप सो जाएगा, ताकि सुबह 7 बजे आप 8 घंटे की नींद पूरी करके उठें, और बेहतर तो ये कि फजर की नमाज में। अब ये तमाम चीज़ें लैक करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ मेडिसिन, देखिए मेडिसिन किसी भी हवाले, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डिक डिजीज़ हो, आर्थराइटिस हो, इवन जो ओबीस पेशेंट्स हैं, इनके अंदर 35 to 40% रोल होता है किसी भी मेडिसिन का। बाकी वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं कि, यानी वो प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स के जो अगर साथ साथ चलते रहेंगे तो ऐसी सूरत में मेडिसिन का यूज़ बढ़ता चला जाएगा और इफेक्टिवनेस कम होती चली जाएगी। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में देखने में आता है कि हम कहते हैं कि जी डायबिटिक पेशेंट्स को वेट रिडक्शन की तरफ जाना चाहिए, चाहे वो डाइट से करें, एक्सरसाइज से करें, लेकिन वहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, डाइट भी हमने उतनी ही रखनी है, एक्सरसाइज भी हमने नहीं करनी है। तो मेडिसिन में इवन अगर ओरल मेडिकेशंस हैं तो हम ओरल मेडिकेशंस बढ़ाते चले जाते हैं। इवन ये वक्त आता है कि जी इंसुलिन थेरेपी पे आ जाते हैं। इंसुलिन थेरेपी पर भी हम मैक्सिमम डोजेस पर पहुंच जाते हैं, जबकि और उसके बावजूद शुगर कंट्रोल में नहीं आती।
फिर ये वो वक्त आता है कि हम ये कहते हैं कि जी हमने सुबह से शाम तक में कुछ भी नहीं खाया है सच, लेकिन हमारी शुगर जो है वो 250, 300, 400। तो उसकी वजह यही आ रही है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, कंजम्पशंस जो है वो कंज्यूम नहीं हो पा रही है, वो सब स्टोर हो रही है। तो स्टोर होने की सूरत में डेफिनेटली वो इस शक्ल में सामने आएगी। ठीक है, तो सर वाइटामिन्स का कितना रोल है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में? देखें बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कोई खाना अच्छा बनना हो तो उसमें मसाले अच्छे डलने चाहिए, ठीक है ना। अगर मसाला जात नहीं होंगे तो खाने में जायका नहीं आएगा। इसी तरह हमारी बॉडी की जो पूरी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स कहते हैं, ये तो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको याद होगा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी कि जी 25% आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होना चाहिए, 20% आपका कंट्रीब्यूशन जो है वेजिटेबल्स का होना चाहिए, 20% जो है वो आपका 15% आपका प्रोटीन्स में होना चाहिए, 10% फैट्स का होना चाहिए। अब ये प्रोपोर्शन जो है ये सारा वेरी कर जाए, ये मतलब एक पार्ट एंड पार्शियल है, इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। इसके साथ साथ अगर उसको और खूबसूरत बनाना है और अच्छा बनाना है और जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करना है वो तमाम वाइटामिन्स से करते हैं। हमने ये कर लिया है कि वाइटामिन्स की जो सोर्सेज हैं, जो कि नेचुरल सोर्सेज हैं, जो कि वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, उनका यूज़ कम कर दिया है। और जिस तरीके से हमारे वेजिटेबल्स बनाई जाती हैं, पकाई जाती हैं, तो उनकी जो ग़िज़ाइयत है, ये आज से नहीं, पिछले मैं 30 साल से ये बात सुन रहा हूँ कि हमारे यहाँ एशिया में जो खाने पकते हैं उनके अंदर ग़िज़ाइयत उस तरीके से बरकरार नहीं रहती है। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब अगर उसकी ग़िज़ाइयत बरकरार नहीं रह रही है तो ऐसी सूरत में फिर हमें एडिशनली सपोर्ट चाहिए होती है कि हम कोई भी एक मल्टीविटामिन जिसके अंदर विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्सेस जिसमें B1, B2, B3, B6 और B12 एलिमेंट्स होने चाहिए हैं, फॉलिक एसिड होना चाहिए, ये फिर हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना चाहिए है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारी डाइट जो है वो इस तरीके से, जैसे हमने कहा ना, कोरमा फॉर एग्जांपल बना है, मैं एक बहुत रफली बात कर रहा हूँ, कोरमा बन रहा है या निहारी बन, अब इसको इतना पकाया जाता है ओवरनाइट या 4-4 घंटे, तो ऐसी सूरत में इसकी जितनी भी जो आपके वाइटामिन्स की जो, यानी कह लें जो आपको एक एनर्जी देंगे, जो हर एक स्पेसिफिक फंक्शन है विटामिन का, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपको टेस्ट तो मिल रहा होगा, ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ तो आपने बात कर ली बड़ों के हवाले से, बच्चों में अक्सर देखा गया है कि माएँ जो हैं वो उनको खाना तो दे ही रही होती है, लेकिन साथ में ताकत की सिरप्स भी दे रही होती है, तो उसका कितना रोल होता है? अब देखें, जैसे हमने बच्चों के प्रोग्राम्स में भी अक्सर डिस्कस किया कि हम अक्सर बल्कि लोग कंसर्न्स भी शो करते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन बता दें जो भूख बढ़ा दे, कोई ऐसी मेडिसिन बताएं कि जिससे बच्चे जो है वो और सेहतमंद हो। देखिए, जब हम नेचुरल चीज़ें जो कि नेचुरल सोर्सेज हैं, जिसके अंदर आप मिल्क की बात करते हैं, हम इनिशियली जब हमने कहा था कि वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो पोटैटोज़ हैं, एग्स हैं और उसके अलावा पॉरेजेस हैं जो नेचुरल हमारे सोर्सेज, वो हम तमाम इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं और हम आर्टिफिशियली हम बात करते हैं कि जी आपका भूख बढ़ा दी जाए। जंक फूड्स को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। बच्चा अगर सॉफ्ट ड्रिंक, एक 6 महीने 7 महीने का बच्चा स्ट्रॉ से सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है तो हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर जो ये पैक जो जूसेज आते हैं इसको अगर वो पी रहा है तो हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं, हम दलिया भी नहीं खिलाना है, हमने उसको अंडे की जर्दी भी नहीं देनी है, सफ़ेदी नहीं देनी है। तो फिर आप इन तमाम नेचुरल सोर्सेज जब ख़त्म होंगे तो डेफिनेटली फिर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। बट डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चे जो हैं वो इतने ज़िद्दी होते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको नहीं खाते हैं, तो माओ को फिर मजबूरन जो है वो इस तरह के सिरप्स पे, इस तरह की मेडिसिन पे जाना पड़ता है। तो उस हवाले से फिर किस तरह से आप बच्चों को इंडल्ज करें इन सब अच्छा, देखिए, ये मैं इसके लिए कहता हूँ कि इसमें बच्चों का गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है। जब हम आदत डेवलप करने की कहते हैं, एक चाइना के अंदर अगर कोई बच्चा जो है ग्रो कर रहा होता है तो उसी को एनवायरनमेंट को देखते हुए करता है जो वहाँ पे कल्चर है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा अंडर कुक या रॉ कुक फूड को प्रेफर किया जाता है, जो चीज़ें वो खाते हैं शायद हम तो निकल भी नहीं सकते, लेकिन उन्हीं का बच्चा जो है वो उसको बहुत अच्छे खुशी खुशी खा रहा होता है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो हमने देनी है, बजाय इसके कि हम बच्चों को फॉलो करें कि जो वो कह रहा है हम उस हिसाब से करते चलें। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद बच्चा लाजमी फिर उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करेगा जो आप उसको एडवाइस करेंगे, जो आप उसको ऑफ़र करेंगे। भूख लग रही है तो भूख तो एक ऐसी चीज़ है, चाहे बच्चे में हो या बड़े में, जब भूख लगेगी तो फिर तो सब कुछ अच्छा लगता है। ये वही बात है कि जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो उस वक्त अगर एक सूखी रोटी भी हमें कहीं नज़र आ रही होती है तो हमारा दिल चाहता है कि भले चाहे हम ये खा लें, ये वो। और जब पेट भरा हुआ हो तो ऐसी सूरत में बिरयानी, कोरमा हो या नहारी हो या कोई और चीज़ भी हो तो वो हमें नहीं समझ आता। इसी तरह बच्चों का भी एक आदत डेवलप करने की ज़रूरत है, वरना जैसे हमने कहा कि स्टेमिना की हम बात करें, हम सांस फूलने की बात करें, तो फिर ये एक एज आती है कि आपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी रिड्यूस कर लिया, डाइटरी इंटेक भी बच्चों से ही, वो टीनेजेस में एंटर हो रहे हैं ना, तो बच्चों से ही वो आदत डेवलप हुई कि उसके अंदर ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ अप्रिशिएट की गई, ना डाइटरी फूड।
तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो नुकसान ही है, फ़ायदा तो नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ हम बात कर रहे हैं दमे के हवाले से, अस्थमा के हवाले से, तो जो अस्थमा पेशेंट हैं, क्या उनको वॉक करनी चाहिए, क्या उनको जिम जाना चाहिए, या क्या उनको हैवी वेट्स उठाने चाहिए? अच्छा देखें, इसमें भी एज़मा की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे एज़मेटिक पेशेंट जिनकी वजह जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस है, यानी नज़ला बार बार होता है और उनको एलर्जी के सिम्टम्स अपीयर होते हैं जिसकी वजह से उनको दमा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में वो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस लेते हैं, एंटी एलर्जी मेडिकेशंस, जिससे फिर उनको एपिसोड्स नहीं होते। ऐसी सूरत में वो फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहें, वॉकिंग को, वही अगेन एक दिन में नहीं हो सकेगा कि एज़मेटिक पेशेंट वो तेज़ भागना शुरू कर दे या वो हैवी एक्सरसाइजेज शुरू कर दे। ये आहिस्ता 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 आदी बनाने वाली बात है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर एज़मा डायग्नोस हो गया है, किसी को दमा डायग्नोस हो गया है, ये रिवर्स नहीं होता है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अपनी वक्त के साथ मेंटेन तो करते हैं लेकिन बढ़ाते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो उसकी कॉज़ है कि एक दफ़ा इलास्टिसिटी जो है वो आपकी नालियों की, सांस की नालियों की, वो ख़त्म हो गई है, तो वो इलास्टिसिटी वापस बहाल नहीं होती। ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको अपने आप को जो है उसमें इंडल्ज करना पड़ता है, और बिल्कुल अपनी तबीयत का ख्याल रखते हुए, अपनी चीज़ों को देखते हुए जो है आप फिज़िकल एक्टिविटी पे जाएं, आप अपनी ग़िज़ाओं पे जाएं। जनाब, यहाँ मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक की तरफ चलना है, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए OPD ऑनलाइन। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं OPD ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट नाज़मीन। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि दमे के अलावा कौन सी वजूहात बनती है सांस फूलने की? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, देखें, दमा तो एक ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसके अंदर डायरेक्टली आपके जो सांस की नालियां हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और उसमें सुकड़ाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। अब वो दमे की वजह चाहे कोई मेडिसिन्स का भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बाद उसकी वजह से भी होता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, और भी वजूहत हैं, लेकिन इसके अलावा सिर्फ सांस फूल रहा है और दमा नहीं। डॉक्टर साहब, हम इस पे बात करेंगे, दमे पे हमारे कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले उनको हम वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ मौजूद है? शहरियार। जी वाह जी शहरियार साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? अच्छा, मैं डॉक्टर रहमान साहब को सलाम वालेकुम कहता हूँ। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि मुझे एलर्जी है पुराना काफ़ी अर्से से। जी जी। अभी हाल ही में मुझे जो है ना ये खांसी की तकलीफ हुई, और तकलीफ खांसी कितनी बढ़ गई कि मैं आखिर में ऑक्सीजन पे चला गया। बाद में जो टेस्ट वगैरह कराया, टेस्ट तो मेरा नेगेटिव आया, लेकिन मैंने कंसल्ट पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखा लिया, अपना चेकअप कराया, एक्सरे में भी और टेस्ट भी सांस वाला। तो अभी जो है ना मेरा मसला सर ये है कि उसने मुझे अप्ट्रा इनहेलर और सेल्वो और एक जो है ना अप्ट्रा सेल्वो और एक दूसरा जो है ना फोस्टर, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी उसके साथ कोई मेडिसिन भी दी है? ये तो इनहेलर्स आप यूज़ कर रहे हैं? क्या नाम है सर? एक मॉन्टिलुकास्ट टाइप की। वही दिया। क्या ये दिया? 10 मिलीग्राम की आपको दी है? क्या वो 10 मिलीग्राम की दिया? डेली एक मैं कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है। तो देखिए, मैं सर अभी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ हफ्ते से अभी मेरे सीने में ऐसी जैसे टेंस होती है ना, चपचपाहट की, यानी तो कंजेशन फील हो रही है आपको? जी सर, ये हो रही है। तो अभी मैं मजीद इसको कितना इस्तेमाल करूँ, और की वर्जिश के बारे में आप मुझे बता दें। अभी कितना टाइम हो गया है आपको इस्तेमाल करते हुए इनहेलर्स और ये मॉन्टिलुकास्ट? 14 जुलाई से शुरू किया, जुलाई 18 अच्छा, 1 माह 3 दिन हो गए। ठीक है। अच्छा देखिए, मॉन्टिलुकास्ट का तो ऐसा है कि आप कम से कम इवन 2 महीने 3 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलरली, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वजह एलर्जी है, सांस फूलने की वजह और कंजेशन पैदा होने की वजह एलर्जी है, तो उसके लिए मॉन्टिलुकास्ट बहुत बेहतर है, उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके साथ साथ इनहेलर्स का ये है कि डेफिनेटली आप ज़रूर अपने डॉक्टर से इस तरह कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा कि अगर रेगुलर अभी फ़र्ज़ करें उन्होंने कहा है कि जी हर 8 घंटे बाद आप इनहेलर यूज़ करेंगे, तो इस 8 घंटे के वक्फे को बढ़ाकर हम 12 घंटे पे भी ले जा सकते हैं और बाज़ वक़्त गैप भी दे सकते हैं। इवन इस हद तक कि हम सिर्फ SOS पे रखते हैं, यानी जब ज़रूरत पेश आए, जब आपको सांस उखड़ने के हवाले से या कंजेशन ज़्यादा होने का कोई एपिसोड आए, तो ऐसी सूरत में आप इस्तेमाल करें, फिर इसको रेगुलरली ज़रूरत नहीं पड़े,
ठीक है, तो आप ये चाहूँगा कि आप डॉक्टर से ज़रूर एक दफ़ा ये कंफर्म कर लें कि क्या आप इसमें आप गैप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेहतर ही होता है, क्योंकि वो सीने को सुन सकेंगे, चेस्ट आपका सही से सुनेंगे, कंजेशन का लेवल देख लेंगे, तो सिर्फ हो सकता है कि स्टीम इनहेलेशन है, नेबुलाइजेशन है, वो आपको एडवाइस करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब, आप सांस के हवाले से जी, बता तो रहे थे। अभी जैसे चेस्ट के मुख्तलिफ, अभी जैसे इन्होंने कहा कि इनको बज़ाहिर अगर एस्थमेटिक नहीं है, लेकिन इनको कंजेशन की वजह से हो रहा है। अब कंजेशन की वजह से सांस क्यों फूल रहा है, जो हमारी नालियां हैं वो सही हैं, लेकिन जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं, अगर उनके अंदर कंजेशन प्रोड्यूस होगा, यानी म्यूकस सेक्रीशंस, बलगमी सेक्रीशंस जो है उसके अंदर ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो ऐसी सूरत में जहाँ से गैस एक्सचेंज होनी थी वहाँ पे लिक्विड आ जाएगा। अब फ्लूइड होगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से वापस आनी है वो भी नहीं आ पाई। तो ऐसी सूरत में हमें मेडिसिन की सपोर्ट भी देनी पड़ती है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, क्योंकि ये सोजिश का अमल है। जैसे हम मैदे में सोजिश की बात करते हैं, इसी तरह एल्वोलाई में भी सोजिश का एक अमल चल रहा होता है। तो उसको कम करने के लिए हम स्टेरॉइडल स्प्रेज का भी इस्तेमाल करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर यानी जो नालियाँ फैलाने, जो सुकड़ाव आ गया जिनमें, उनको फैलाने के हवाले से भी मेडिसिन देते हैं। ये कॉम्बिनेशंस दी जाती हैं, तो ऐसी सूरत में फिर सांस भी बहाल होती है और ये जो कंजेशन हो रहा है इसमें भी कमी आती है। जैसे उन्होंने कहा कि साथ में हम ऐसी मेडिसिन भी हम देते हैं जो कि एलर्जी को भी कम करें। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा खांसी मर्ज है ना, जी एलर्जी और सांस के बारे में हमारे बहुत ज्यादा है। जी जी, आप मुल्तान में हैं? मुल्तान से आपकी? जी जी जी, मुल्तान से कॉल कर रहे हैं। सर्दियों में मुल्तान से। आपको ज़्यादा महसूस होती है या गर्मियों में भी है प्रॉब्लम? नहीं, सर्दी गर्मी दोनों में ही ना ठीक है। खांसी बहुत ज्यादा है, और गिल्टी जैसे गले में ना गदू टाइप है, और सांस लेने में इतनी दुश्वारी है, रेशा इतना आता है बेताशा, और ठीक है। चलते हैं ना जैसे सांस बिल्कुल भी चला नहीं जाता है, एक ठीक। कदम भी जैसे चलते कितनी हैं ना वैसे चला नहीं कितनी जाता। उम्र है आपकी? 45। 45। अच्छा, ब्लड प्रेशर या शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है? जी जी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन आप इस्तेमाल करती हैं? जी जी जी, रेगुलर। ठीक है। अच्छा, अब देखें, दो चीज़ें हैं कि जैसे आपने कहा कि एलर्जी की वजह जो ज़्यादातर हो सकता है कि वहाँ पर, अब जैसे ग्रीनरी अगर जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर पॉलिन्स की वजह से भी एलर्जी होने लग जाती है, और हवा में नमी का तनासुब अगर वेरी करेगा तो उस सूरत में भी एलर्जी होती है। तो ऐसी सूरत में आपको लॉन्ग टर्म यानी थोड़ा ज़्यादा अरसे तक हम एंटी एलर्जी मेडिसिन एडवाइस करते हैं, ठीक है ना। तो बेहतर ही होगा आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, तो इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर दूंगा, ताकि जो बलगम ज़्यादा बन रहा है और ये ओवर प्रोडक्शन की वजह से आपके सांस लेने में आपको खिंचाव या दिक्कत महसूस हो रही है, इंशाल्लाह उसमें आराम आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। एक और कॉलर हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे, कहाँ से? अजीज अहमद कोसो फ्रॉम नवाब शाह। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? पूछ रहा था क्या गर्मी की लगने की वजह से सांस फूल सकता है, उसमें सांस में दुश्वारी हो सकता है? गर्मी लगने की सूरत में? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए अब होता क्या है कि जी जी, वालेकुम सलाम। देखिए, गर्मी लगने में का मकसद ये होता है कि बेसिकली जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, 40s में पहुँचा हुआ है, तो डेफिनेटली आपका क्या होता है कि पानी इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ताकि आपका जो बॉडी का फ्लूइड लेवल है वो मेंटेन रहे। जब डेफिनेटली बॉडी का फ्लूइड लेवल कम होगा तो ब्लड फ्लो जो है सर्कुलेशन में फ़र्क आएगा। जब सर्कुलेशन में फ़र्क आएगा तो ऑक्सीजन, जिसे कहते हैं ना, सारी आपकी फेफड़ों से एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में फ़र्क आ सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इवन ब्लड प्रेशर बाज़ औक़ात वेरी करने लगता है। ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ज़्यादा पसीने आएंगे, तो ब्लड प्रेशर लोअर डाउन हो सकता है। तो अगर आप पानी नहीं ले रहे हैं वाफिक मिकदार में, तो ऐसी सूरत में चांसेस हैं कि सांस में प्रॉब्लम हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि दमे के अलावा जो वजूहात हैं, तो अभी जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ नमूनिया को अगर हम लेते हैं, नमूनिया जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन है, बेसिकली एल्वोलाई, यही जो हम बैलून्स की बात करें, इनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए। एक तरफ तो हम बात कर रहे थे सोजिश की, जिसमें इन्फेक्शन शामिल नहीं था, सिर्फ एलर्जी के एलिमेंट्स थे। लेकिन अगर ऐसी सूरत में सोजिश हो रही है और सोजिश के ऊपर बैक्टीरिया भी यानी जरासीम भी अंदर चला जाए, जो नमूनिया कॉज करने के जरासीम हैं, तीन जरासीम तो बहुत कॉमन है। बहरहाल जब वो अटैक करते हैं तो ऐसी सूरत में फिर ये फीवर भी करता है,
ठीक है, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। रेस्पिरेटरी रेट जिसे सांस लेने का अमल कहते हैं, जो कि 12 से 16 या 18 दफ़ा एक नॉर्मल रेंज में होता है, ये चीज़ बढ़ जाती है। ये चीज़ बढ़कर जो है 20, 22, 25 और 30 तक भी पहुंच सकती है। तो इसका नमूनिया के अंदर अमूमन हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी हो जाता है ऐसी, और एंटीबायोटिक्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, कॉल हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, रही बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मेरा सबसे पहले ये सवाल था कि कुछ अर्सा पहले मुझे टीबी की शिकायत हो गई थी। जी जी। तो वो तो मैंने उसका कोर्स मुकम्मल कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो है ना मेरा फेफड़ों के ऊपर दाग आ रहा है, टीबी का ना दाग जो क्या, रह जाता है वो सॉरी, आ रहा है। दोबारा रिपीट कीजिएगा जो आगे का जुमला आपने कहा है। आपका टीबी का इलाज आपने का हो गया जी, उसके बाद? जी जी, वो मैंने कोर्स किया था जो 8 महीने का था, वो मैंने कोर्स किया था, लेकिन उसके बाद वो दाग जो रह जाता है वो मेरे फेफड़ों पे आता है। क्या आता है? हम तो समझ सॉरी, क्या चीज़ आती है फेफड़ों में, आप कह रहे हैं? जी, हम उसका समझ वो नहीं इलाज पा रहे, आप था। रिपीट कर दे प्लीज़। फेफड़ों में आप क्या कह रहे थे, क्या चीज़ आती है? बलगम बनता है? फेफड़ों के ऊपर दाग आ रहा है टीबी का ना, वो इलाज मैंने कर लिया था, लेकिन उसका दाग आ रहा है। अच्छा, मुझे असल में थोड़ा सा ये वर्ड पिक करने में शायद हो exactly. सकता है कि प्रॉब्लम आ रही है। तो आप एक खैर कंफ्यूज नहीं हो ना, आप भी, मैं भी नहीं चाह रहा कि मैं कंफ्यूज हूँ इस हवाले से, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। आप मुझे प्रोग्राम के बाद 12 से 1 के दरमियान इंशाल्लाह कॉल कर लीजिएगा, डिटेल में आपसे डिस्कस कर लूँगा जो आप कहना चाह रहे हैं वो क्लियर, ताकि मुझे आवाज़ आ जाए वाज़े तौर पर, मैं आपको सही गाइड कर सकूँ। बिल्कुल, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सॉरी, मैं अब्बास बात कर रहा हूँ लाहौर से। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि GTV और डॉक्टर साहब, आप लोग जो ज़बरदस्त इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच। So, Thank you so much. the next one is that कि डॉक्टर से ये मालूम करना था कि my age is almost 60, तो ऐसा है कि मेरा BP जो नीचे वाला है वो 90 तक रहता है, 90 लाइक दैट, अपर जो है वो 130 तक होता है। तो क्या मुझे इसमें कोई मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी? काइंडली अगर आप फेवर करें तो जवाब मुझे दीजिए। जी जी, देखें 60 ईयर्स आपकी एज है, 130/90 इट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल लिमिट्स में लेते हैं। असल में एज का क्राइटेरिया आ जाता है 50 से 60 एज में, 60 से 70 के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी शरियाने हैं उनकी इलास्टिसिटी में फ़र्क आ जाता है, उनकी एडजस्टेबिलिटी एज़ पर एनवायरनमेंट एंड द नीड जिसे हम कहते हैं उसमें फ़र्क आता है, जिसकी वजह से वो रिजिडिटी आ जाती है। तो एक प्रेशर थोड़ा सा जो नॉर्मल 120/80 है वो हायर रेंज में चला जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। 130/85 to 90 आपकी इस एज के अंदर एक्सेप्टेबल है। इसको मज़ीद भी बग़ैर किसी मेडिसिन के हम कम कर सकते हैं। थोड़ा सा डाइटरी हैबिट जिसमें सॉल्ट इनटेक और कोलेस्ट्रॉल को आप, यानी जो फैटी चीज़ें उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करते हैं अगर आप करते हैं। और दूसरा एक्सरसाइज जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग, बार बार मैं कहता हूँ एक्सरसाइज का मतलब ब्रिस्क वॉकिंग 120 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से आप थोड़ा चलना फिरना रखें तो इंशाल्लाह ये ऑल ओवर डाउन हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप तमाम लोगों की कॉल से हमें ये मालूम होता है कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हमारी भी कोशिश होती है कि हम डेली कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएँ जिस पे हम आपसे रिलेटेड जो बातें हों उन्हीं को डिस्कस कर सकें। तो फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए OPD ऑनलाइन। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं OPD ऑनलाइन। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या हार्ट की कमज़ोरी की, क्योंकि सांस फूलने की वजह या सांस में जब दिक्कत होती है तो बहुत सारी वजहें होती हैं, तो क्या हार्ट की कमज़ोरी की वजह से भी जो है सांस फूलती है? जी बिल्कुल, देखें बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पे जो ओल्ड एजेस में या जिनका हार्ट जो है अटैक के बाद वीक बहुत हो गया है और उसकी वीकनेस को हम जज करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन से। EF जो इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, इवन एंजियोग्राफी में भी EF का आ जाता है, तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हार्ट किस स्ट्रेंथ से जो है पंप कर रहा है। तो जब वो पंपिंग एक्टिविटी देखते हैं जो कि 55 प्लस होनी चाहिए, 55% एंड अबव होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो ये नहीं है कि 45 अगर हो गई है तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाएगा। अमूमन ये 30 से नीचे यानी 25 to 30 और 20 to 25 ये वो रेंज है जिसके अंदर हार्ट
में की वीकनेस की वजह से फेफड़ों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। तो ऐसी सूरत में जैसे आपको याद होगा कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरिफ ने भी ये एडवाइस की थी कि भाई हम सॉल्ट इंटेक भी कम रखें, नमक और पानी की भी मिकदार बड़ी महदूद उसमें लेनी चाहिए। इसमें जो मेडिसिन दी जाती हैं वो लैसिक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है जो यूरिन पास कराने के हवाले से। तो जब कभी भी ऐसी वजह बन जाए जिसमें हार्ट वीक हो और फेफड़ों में पानी आना शुरू हो जाए तो फिर हम पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर लैसिक्स पे नहीं, हम लेजोराइड या स्पायरोमाइड यानी लॉन्ग टर्म डायूरेटिक्स के ऊपर रखते हैं, जिससे ये होता है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड लेवल है वो मेंटेन रहे, वो थोड़ा लोअर लेवल पे रहे, ब्लड प्रेशर भी लोअर लेवल पे रहे, तो फिर पल्मोनरी एडिमा को हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ, मेरे दमे का मसला है। जी प्लीज कीजिए। तो इसके बारे में कुछ बात कीजिए। जी दमे कहिए। का मसला है तो उसके बारे में बात करना। जी यूनुस साहब कहिए। सर मुझे ना कोई 2000 अपना 12 से ना ये दमे का मसला है, तो मैं मेडिसिन जो रूटीन से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे दूसरी डिमांड के 12 से 13-14 में ठीक भी होगी थी। अच्छा, उसमें भी मैंने कोर्स वगैरह पूरा किया हुआ है। ठीक है। लेकिन वो और ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ये भी है। ऑब्स्ट्रक्टिव है। हाँ जी कहिए। वो ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसी टाइम ये मौसम जो ये 2 महीने आए हैं सावन भादों का, तो ये सांस से बहुत ज्यादा होता है और ये परेशान देता है। ठीक है, अभी क्या मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं? मैंने ये वो एक तो वो खींचने वाले वो कैप्सूल टायर है और कॉबीवेयर, और उसके अलावा MNP के एक गोली सांस के लिए और मलाइस्ट है एक गोली। ठीक है। जी। अच्छा, अब देखें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप मेडिसिन जो यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर्स की एडवाइस पे बिल्कुल सही, आप वो यूज़ करते रहिए। एक चीज़ है कि आपको फॉलोअप थोड़ा सा करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा रीवैल्यूएट, आपका जो रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने का जो फंक्शन है उसको 2-3 तरीके से चेक किया जाएगा। एक तो ये है कि स्पायरोमेट्री जिसे हम कहते हैं, स्पायरोमेट्री से आपका पता चलता है कि फेफड़ों में किस हद तक सलाहियत है, अभी प्रेशर कितना अच्छा वो बर्दाश्त कर रहे हैं और कितनी ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करें। एक चीज़ एक्सरे भी आपको करवाने की ज़रूरत है ताकि डॉक्टर देख सकें, ये आपको डॉक्टर ही एडवाइस करेंगे, बेहतर ये होगा। और चेस्ट को सुनने के बाद भी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है सर, हम थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और मैं आप तमाम नाजरीन से जो है वो इजाज़त लेना चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ नए टॉपिक के साथ हम आएंगे आपके साथ। तो मुझे डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखिए।